दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 7 स्टार होटल्स, महंगी गाड़ियां और खूब सारा पैसा। दुबई का नाम लेते ही ये सब कुछ दिमाग में आता है। दुबई दुनिया का टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल 70 से 80 लाख लोग घूमने आते हैं। और इतना ही नहीं, दुबई में अगले 20 साल का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या यह प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहेगा? इस चमक दमक के पीछे क्या कोई ऐसी हकीकत है जो हम सब से छुपाई जा रही है? क्या दुबई बहुत अमीर है और हमेशा इतना ही रिच रहेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद एक सुंदर सा देश है, जो कि मिडिल ईस्ट के देशों से काफी डिफरेंट है। दुबई के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जीडीपी का 1% ऑयल से आता है, बाकी 95% टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। तो क्या दुबई का डेवलपमेंट बाकी मिडिल ईस्ट की तरह ऑयल पर डिपेंड नहीं है? मेरे हिसाब से दुबई का यह दावा कि इसका डेवलपमेंट ऑयल पर निर्भर नहीं करता है बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए चलते हैं 200 साल पहले। 1822 में दुबई 700 से 800 आबादी वाला एक फिशिंग विलेज था। सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था, जिसे अबू धाबी कहा जाता है। 1823 में अल्बू फलसल नामक एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को आज़ाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे, उवैन बिन सैद और मखतूम बिन बूती। इस आज़ादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उवैद बिन सैद की मृत्यु हो जाती है और दुबई का कमान मखतूम बिन बूती के हाथ में आ गया, जो कि तब से आज तक इसी खानदान की हुकूमत है। दुबई ने आज़ादी तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे। सन 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई अपनी इकोनॉमी पर फोकस करने लगा। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला सीपोर्ट बनाया, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री था। इस पॉलिसी के कारण दुबई का पोर्ट मिडिल ईस्ट और पर्सिया में फेमस होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 70,000 टन का हो गया, लेकिन फिर भी दुबई के आर्थिक हालात पहले जैसे ही था, और इसका कारण था टैक्स फ्री ट्रेड। टैक्स फ्री ट्रेड के कारण उन्हें रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो पाई। सन 1908 में दुबई एक समुद्री तूफान के चपेट में आ गया, जिसका दुबई को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फिशिंग करने वाले सारे मछुआरे मारे गए, जिसका इम्पैक्ट दुबई की इकोनॉमी पर भी दिखने लगा। दुबई के हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इससे दुबई को हिलाकर रख दिया। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्कों की ओर जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा ऑयल डिस्कवरी की, और 20 साल तक सारी पश्चिमी देशों का ध्यान सऊदी पर रहा, और इस दौरान दुबई बिल्कुल इग्नोर्ड रहा। लेकिन फिर 1950 के दशक में दुनिया का ध्यान सऊदी अरब से हटकर बाकी खाड़ी देशों पर गया। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर किया गया, और यहीं से इस सारे क्षेत्र का तस्वीर बदल गया। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया, हालांकि यह मात्रा में बहुत कम था, जिसके कारण दुबई की इकोनॉमी धीरे धीरे ही सही पर पटरी पर आने लगी। दूसरी तरफ अबू धाबी बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑयल एक्सपोर्ट से अर्न कर रहा था। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वह ऐसे देश से लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसके पास पूरी दुनिया का 8 से 9% ऑयल रिजर्व है, और यह भी क्लियर था कि दुबई अपने बल पर ज्यादा दिनों तक पश्चिमी देशों से अपने आप को महफूज नहीं रख सकता था। दूसरी तरफ अबू धाबी का सुल्तान भी यही सोच रहा था कि अगर इस पूरे रीजन को तरक्की करनी है तो सारे एमिरेट्स को मिलजुल कर रहना होगा और आपस में मिलकर ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। इसलिए 1971 में यूएई का गठन किया गया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उल मुल्क उबैन और फुजैरा शामिल थे। अबू धाबी इस देश का कैपिटल बना और शेख जायद बिन सुल्तान अल आह्यान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बने, और यह था दुबई का टर्निंग पॉइंट। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि एमिरेट्स एयरलाइन,
ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सारी प्रोजेक्ट्स के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। 1990 के बाद अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे दुबई फेमस हो गया। सारे दुनिया के लोग दुबई आना शुरू कर दिए। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिस दुबई में ओपन करना शुरू कर दिए। इसलिए दुबई ये क्लेम करता है कि ऑयल पर डिपेंडेंसी 1% से कम है। लेकिन जब भी दुबई मुश्किल में पड़ता है तो उसे बचाने के लिए कौन आता है? वो है अबू धाबी। सन 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो पूरी दुनिया डीप रिसेशन में चला गया था। उस वक्त दुबई दिवालिया होने के कगार पर आ गया था और तभी अबू धाबी ने $10 बिलियन का हेल्प देकर दुबई को दिवालिया होने से बचाया। इसके बदले में दुबई ने इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से बदलकर अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद दुबई का डेब्ट कम नहीं हुआ। सन 2008 से दुबई का डेब्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और IMF के मुताबिक दुबई का टोटल डेब्ट लगभग $80 बिलियन है। इस $80 बिलियन में से $20 बिलियन तो अबू धाबी का ही है, जो अभी तक दुबई ने रिटर्न नहीं किया है। अगर 2008 में अबू धाबी नहीं होता तो यह तो निश्चित था कि दुबई बैंकरप्ट हो जाता, दिवालिया हो जाता, डिफॉल्टर हो जाता। तो इससे पता चलता है कि दुबई की इकोनॉमी ऑयल पर नहीं चलती है। यह दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुबई का आधा से ज्यादा इकोनॉमी अबू धाबी पर डिपेंड करता है और अबू धाबी का रेवेन्यू ऑयल से आता है। पॉइंट नंबर 2, दुबई रियल एस्टेट, जहां से दुबई अपना काफी रेवेन्यू जनरेट करता है। 2014 से दुबई में प्रॉपर्टी प्राइस दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं और 2022 तक ये गिरकर आधी हो गई है और इतना गिर चुका है कि 2010 में खरीदी गई प्रॉपर्टी 2022 में बेचें तो 60% से ज्यादा लॉस होगा। पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का वैल्यू इंक्रीज किया है, जबकि दुबई में डिक्रीज किया है। एक तरह तो आपको दुबई में न्यू कंस्ट्रक्शन नजर आएगी, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, मॉल खाली नजर आएंगे और इसका रीजन है सप्लाई, यानी जिसके कारण प्रॉपर्टी का प्राइस डाउन हो गया। रशियन यूक्रेन वार के बाद दुबई के रियल एस्टेट में थोड़ी सी राहत महसूस किया। रशिया पर पश्चिमी देशों द्वारा बैन लगाने के कारण रूस के अरबपति दुबई में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए हैं। हालांकि ये टेम्पररी है, फिर भी यह दुबई के लिए काफी राहत वाली बात है। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फेटअप ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रिक्वायर्ड एक्शन नहीं लेने के कारण ग्रे लिस्ट में रखा है, जो कि रियल एस्टेट मार्केट के खतरे की घंटी है। पॉइंट नंबर 3, दुबई एक्सपो। कोविड के कारण यह एक्सपो 2020 के बजाय 2021 में आयोजित किया गया और इसे सारे एक्सपर्ट $1 बिलियन फेल्यूर कह रहे हैं। लास्ट 9 ईयर्स के दुबई इस एक्सपो की तैयारी में लगा था और दुबई को उम्मीद थी कि इस एक्सपो से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश का टारगेट हासिल कर लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा और यह एक्सपो एक टूरिस्ट एक्सपो बनकर रह गया। पॉइंट नंबर 4, फॉरेन पॉलिसी। पिछले कुछ सालों से दुबई ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब से जोड़कर रखा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि UAE के दुश्मन खड़े हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में अबू धाबी ऑयल फील्ड पर हमला, जिसका तार यमन से जुड़ा था और सबको मालूम है यमन में क्या हो रहा है। अब दुबई और बाकी दुनिया को जो चीज अलग करती है वह है लॉ एंड ऑर्डर, और यही कारण है कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ अपने ऑफिस खोल रखे हैं और एक भी अटैक दुबई पर होता है तो दुबई हिल जाएगा, जो कि इसके टूरिज्म, जो कि इसका बैकबोन है, उस पर असर डालेगा। 5वां और आखिरी पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दुबई दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल है जहां 0% टैक्स लगता है, मतलब आप जो भी कमाओगे वो आपका है। दुनिया की सारी इकोनॉमी और अमीर देशों में भी टैक्स लगता है, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि इस टैक्स के माध्यम से सरकारें स्कूल, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल हेल्थ केयर पर पैसे इन्वेस्ट करती है। हालांकि दुबई में वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के सारे खर्चे दुबई गवर्नमेंट और वहां की सरकार ही उठाती है, लेकिन कहीं न कहीं एक इफेक्ट डालेगा। इसका कारण यह है कि अगर सरकार का रेवेन्यू जनरेशन रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर से कम होता है, टूरिज्म से कम होता है, ऑयल से कम होता है, तो पैसे कहां से लाएगी?
इन पांचों फैक्टर को देखते हुए एक बात तो श्योर है कि दुबई का फ्यूचर अबू धाबी पर डिपेंड करता है, चाहे वह ग्लोबल ऑयल डिमांड हो या फिर यूएई की फॉरेन पॉलिसी, जो अबू धाबी ही डिसाइड करता है। दूसरी तरफ दुबई को टूरिज्म के अलावा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने होंगे। कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना होगा ताकि डिमांड सप्लाई का बैलेंस बना रहे और प्राइस स्टेबल रहे। दुबई को सिटीजनशिप पर विचार करना चाहिए क्योंकि दुबई इमिग्रेंट का शहर है। इनके बिना दुबई की कल्पना नहीं की जा सकती। खैर, इन सब के बावजूद इस रेगिस्तान में जिस तरह यह शहर खड़ा है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया में दुबई जैसा कोई शहर नहीं है, लेकिन ये चमक दमक कब तक रहती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपका दुबई के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है? कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।